नमस्कार, हमारे फैमिली ब्लॉग चैनल डैड एंड ट्विंस पे आपका स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो बता दूं कि मैं फैमिली ब्लॉग बनाता हूं और ये वीजा से रिलेटेड जो सीरीज बना रहा हूं, ये हमारे सारे सब्सक्राइबर के पास बहुत सारे वीजा रिलेटेड क्वेश्चन थे, उनको आंसर करने के लिए बना रहा हूं। और जो व्यूअर हमारे फैमिली ब्लॉग से देखना पसंद करते हैं और उनको वीजा रिलेटेड जानकारी अगर नहीं चाहिए तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं वीजा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी फैमिली या समर समीर की कोई वीडियो इसमें नहीं है। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगेन डिस्क्लेमर है कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, नहीं कोई इमिग्रेंट लॉयर हूँ। सो जो भी वीजा रिलेटेड जानकारी मैं दे रहा हूँ जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ माय सब्सक्राइबर। मैं ट्राई करूंगा कि इसमें कोई भी जानकारी हो वो 100% करेक्ट हो, बट अगर कोई गलती रह जाती है तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इस वीडियो के नीचे एडिशनल लिंक रहेगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूंगा ये मैं बता देता हूँ। ये वीडियो H1 वीज़ा के ऊपर है। टाइप्स ऑफ H1 क्या बेनिफिट होता है, क्या रिस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन होती है, किसको मिल सकता है, क्या अमेरिका में अप्लाई कर सकते हैं या इंडिया में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है और किसको किसको मिलता है। सो ये सारी चीज़ें इस पर हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एच वीजा क्या होता है? एच वीजा होता है टेम्पोररी वर्कर वीजा। जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं काम करने के लिए टेम्पोरली, उनको एच वीजा दिया जाता है। अब एक कितने तरह का एच वीजा होता है? H1 वीजा भी होता है, H2 वीजा, H3 वीजा, H4 वीजा होता है। जैसे मैंने बोला था कि ABCD कुछ भी बोल दीजिए, कुछ न कुछ वीजा जरूर होता है। तो कितने तरह का H वीजा होता है? 1 वीजा, H2 वीजा, H3 वीजा, H4 भी वीजा होता है। और मैं जो वीजा के बारे में जानता हूँ उसी पे फोकस करूंगा, दूसरे पे फोकस नहीं करूंगा ज्यादा। जो मेजर H वीजा है उसी पे मैं फोकस करूंगा और जिसको मैं जानता हूँ उसी पे फोकस करूंगा। रॉन्ग जानकारी देने से कोई फायदा नहीं है। H1 में भी दो तरह का होता है। H1A वीजा जो काफी नर्सेज वगैरह के लिए होता है, जो प्रोफेशनल नर्स है हॉस्पिटल में काम करने के लिए, उनको अब्रॉड से बुलाने के लिए वीजा जो देती है यूएस गवर्नमेंट, वो है H1A वीजा। H1B वीजा जो बहुत कॉमन है और बहुत सुनने को मिलता है न्यूज में भी, जिसको नहीं चाहिए उसको भी पता होगा H1B वीजा क्या होता है। H1B वीजा होता है टेम्पोररी स्पेशलिटी वर्कर। स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल हैं, जैसे आईटी में बहुत लोग आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंजीनियरिंग में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, या किसी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन के हैं आप, वो लोग H1B वीजा पे आते हैं अमेरिका में। H2 वीजा होता है टेम्पोररी एग्रीकल्चर वर्कर, जो यहाँ पे जब फार्म की सीजन आती है कटाई उटाई की और ज़्यादा वर्कर चाहिए, H2 वीजा अक्सर यहाँ की जो एग्रीकल्चर कंपनीज होती हैं वो बाहर से टेम्पोररी एग्रीकल्चर वर्कर के लिए बुलाती हैं। कटाई धुनाई किए, काम फिनिश एंड चले गए, तो वो 3 मंथ 6 मंथ के लिए लोग आते हैं या 2 मंथ के लिए आते हैं। और ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो साउथ अमेरिकन कंट्री से या कैरेबियन कंट्री से आते हैं। इंडिया से मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा। H3 वीज़ा भी होता है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। H4 वीज़ा होता है, जो H1 या H2 ये सब के जो डिपेंडेंट होते हैं, जैसे वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, वो सब H4 वीज़ा पे आते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन का जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं डिटेल में कि H1B वीज़ा क्या होता है और कितने तरह का होता है। H1B वीज़ा जिसको मैं बोल रहा था कि स्पेशलिटी वर्कर, उसमें भी दो तरह का होता है। एक होता है नॉन कैप H1B वीज़ा और एक होता है कैप H1B वीज़ा। कैप का मतलब होता है लिमिट, कि एक उस पर लिमिट है कितने लोगों को ही मिलेगा, और नॉन कैप का मतलब नो लिमिट। सो नॉन कैप जो वीज़ा होता है ज़्यादातर एकेडमिक एरिया में मिलता है या रिसर्च एरिया में मिलता है, यूनिवर्सिटी में मिलता है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि कितने नंबर दिया जाएगा, जितने लोग आएंगे, अच्छा जितना रिक्वायरमेंट होगी यूनिवर्सिटी को या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उतने लोग को हायर कर सकता है और उसको अप्लाई कर सकते हैं। कैप H1 में लिमिट होती है कि हाँ एक सर्टेन नंबर ही एक साल में देंगे और उसी में सबको मिलेगा, और उससे ज़्यादा H1 वीज़ा नहीं दिया जाएगा। दोनों वीज़ा के बारे में डिटेल में बात करूँगा। पहले चलते हैं डिटेल में नॉन कैप एकेडमिक H1 वीज़ा क्या होता है। नॉन कैप H1B वीज़ा जो होता है ज़्यादातर रिसर्च में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्चर्स को मिलता है।
और इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, टाइम डेडलाइन नहीं होती है कि कितना नंबर दिया जाएगा या कब अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी को या जो भी एम्प्लॉयर है जिसको ज़रूरत पड़ी वो कभी भी H1 वीज़ा अप्लाई कर सकता है अपने कैंडिडेट के लिए या जिसको हायर कर रहा है। तो थ्रू आउट द ईयर ओपन होता है, कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है अप्लाई करने का, उस पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, H1 वीज़ा स्पेशलिटी वर्कर वीज़ा होता है और यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं आप। तो अप्लाई करने से पहले आपके हाथ में जॉब ऑफर होना चाहिए और एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर रहा है उसकी तरफ से लेटर होना चाहिए। और सेकेंड चीज़, H1 वीज़ा हम डायरेक्टली नहीं फाइल कर सकते हैं, ये हमारा एम्प्लॉयर फाइल करता है। जैसे J1 वीज़ा, B1 वीज़ा है, हमको डॉक्यूमेंट मिल गया, हम सारा वीज़ा फाइल करते हैं और वीज़ा लेके आते हैं। बट H1 वीज़ा जो होता है वो हमारा एम्प्लॉयर फाइल करता है। तो वो पहले मुझे हायर करेगा और सारे डॉक्यूमेंट वो रेडी करके अपनी तरफ से सबमिट करेगा USCIS जो है वहाँ पे। और जबकि J1 और B1 वीज़ा होता है, हम लोग डॉक्यूमेंट लेके US एम्बेसी में इंडिया में है तो वहाँ सबमिट करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम H1 वीज़ा ले रहा है उसके लिए जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, वो खुद फाइल करता है। और जब H1 वीज़ा मिल जाता है तब आप US एम्बेसी में जाते हो, जहाँ भी कंट्री में हो, इंडिया में हो, तो वहाँ पे जाके आप फिर वीज़ा स्टैंपिंग कराते हो और देन फिर एंट्री करते हो। एक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि क्या इंडिया में रहते हुए H1 वीज़ा ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। उसका ये प्रोसीजर है कि जब आपको एम्प्लॉयर ने हायर कर लिया और आपको H1 वीज़ा पे वो बुलाना चाह रहा है तो सारे डॉक्यूमेंट रेडी करेगा, आपकी डिग्री लेगा और आपसे जितने रिलेटेड डॉक्यूमेंट है सारे कलेक्ट करके और वो प्रॉपर फाइल करते हैं USCIS डिपार्टमेंट में। और फिर जब उधर से अप्रूव हो जाता है तो एक डॉक्यूमेंट देते हैं, H1 डॉक्यूमेंट I-797 शायद बोलते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट अप्रूव होने के बाद मिलता है और वो डॉक्यूमेंट लेके कैंडिडेट फिर US एम्बेसी जाता है, फार्म भरता है रेगुलर, फिर वीज़ा स्टैंपिंग होती है एंड देन फिर वो US आता है जॉब करने के लिए। कुछ लोग जो ऑलरेडी डिफरेंट वीज़ा पे रहते हैं अमेरिका में और वो H1 वीज़ा कराना चाहते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी US में हैं डिफरेंट वीज़ा पे, जैसे मैं J1 वीज़ा पे था और मुझे H1 कराना है, तो उसके लिए डिफरेंट थोड़ा सा रूल रेगुलेशन हो जाता है। J1 वीज़ा पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है इंडिया गवर्नमेंट से, नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना पड़ता है। फिर US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से हमें अगेन वेवर लेना पड़ता है और फिर इसके बाद H1 अप्लाई करना पड़ता है। बट अगर इंडिया से आप डायरेक्ट H1 पे आ रहे हो तो ये J1 वेवर वीज़ा या इंडिया गवर्नमेंट से नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना, ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। बट आप कभी भी अपनी लाइफ टाइम में अगर J1 वीज़ा पे रहे हैं तो आपको इंडिया गवर्नमेंट से नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना पड़ता है। अब बात करते हैं कैप H1B वीज़ा क्या होता है। कैप H1B वीज़ा इंडस्ट्री के लिए होता है और ज़्यादातर लोग जो इंडिया से आते हैं वो IT इंडस्ट्री में आते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी H1B वीज़ा पे आए हुए हैं। कैप का मतलब होता है कि लिमिट है और US गवर्नमेंट लिमिट डिसाइड करती है कि एक साल उसको 1 लाख वीज़ा देना है। मीन्स 1 लाख फॉरेनर स्पेशलिटी वर्कर आके US में काम कर सकते हैं और वो किसी भी एरिया के हो सकते हैं, IT में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग में, बट वो मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया में काम करेंगे और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। उसका क्या प्रोसेस होता है बता दूं। इंडस्ट्री H1 में भी सिमिलर प्रोसेस होता है एकेडमिक H1 की तरह, बट उसमें लिमिट होती है कि इतना नंबर मिलेगा। सेकेंड चीज़, आपको एम्प्लॉयर बहुत पहले ही फाइंड करना पड़ता है कि एम्प्लॉयर आपके लिए H1B वीज़ा फाइल करेगा। इंडस्ट्री H1 थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है, एक उसकी सर्टेन डेडलाइन होती है। जनरली मार्च और अप्रैल में उसकी डेडलाइन होती है, उस टाइम पे आपको H1 फाइल करना होता है। मई और जून के टाइम पे लॉटरी के बेसिस पे निकलता है कि किसको H1 वीज़ा मिला और किसको नहीं मिला। फिर इसके बाद अक्टूबर से जाके वो इफेक्टिव होता है और फिर आप अक्टूबर से जॉब शुरू कर सकते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट साल भर पहले फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन आपका एम्प्लॉयर है, कौन आपके लिए H1B फाइल करेगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि साल भर पहले आपको कोई हायर करेगा, आपके लिए H1 वीज़ा फाइल करेगा, फिर H1 आपका होगा नहीं होगा, तो उसके बेसिस पे वो काम प्लान करेगा। तो इसलिए थोड़ा मिलना मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर जो इंडिया से IT वाले लोग आते हैं, काफ़ी लोग थ्रू कनेक्शन रहते हैं
या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के थ्रू या तो किसी कंपनी के थ्रू काफ़ी कनेक्शन आता है। कनेक्शन बहुत मैटर करता है। विदाउट कनेक्शन आप फर्स्ट टाइम आप H1 वीज़ा ट्राई कर रहे हैं और एम्प्लॉयर फाइंड कर रहे हैं तो रियली थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जबकि जो यूनिवर्सिटी में जो H1 होता है उसके लिए कोई टाइम डेडलाइन नहीं होती है। आप फाइल करो, मे बी 15 दिन से 3 महीने के अंदर अंदर आपको H1B वीज़ा मिल जाता है। जिसको भी H1B वीज़ा मिलता है उसका पार्टनर और उसके बच्चे सारे H4 वीज़ा पे आते हैं, तो उनको भी H4 वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। अप्रूव हो जाता है तो उनको भी वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह लेनी पड़ती है। और ज़्यादातर लोग H1B वीज़ा जो लोग अप्लाई करते हैं अपने साथ ही अपने डिपेंडेंट्स का भी H4 वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। एक क्वेश्चन अगर कि मैं H1 वीज़ा पे हूँ तो क्या मेरे पापा को भी H4 वीज़ा मिलेगा? नहीं, तो उनको एज ए विजिटर ही बुला सकते हैं हम लोग H4 वीज़ा पे, या डिपेंडेंट वीज़ा पे नहीं बुला सकते हैं। बहुत सारे लोग रिसेंटली न्यूज़ में सुने होंगे कि ट्रंप ने कुछ चेंज किया है और H1 के डिपेंडेंट्स जो है काम नहीं कर सकते। तो ये सब रूल बीच बीच में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है और ये सोच के कि यूएस के लिए किससे फायदेमंद होगा। तो H4 वीज़ा पे जितने लोग आते हैं, वाइफ या बच्चे या हस्बैंड जो भी है, वो लोग काम नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है कि H1 वीज़ा पे आने वाले लोगों के डिपेंडेंट जो H4 वीज़ा यूज करें काम नहीं कर सकते। बट सर्टेन कंडीशन में H4 डिपेंडेंट्स काम कर सकते हैं। अगर उनका ग्रीन कार्ड का 140 एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है तो वो एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं और वो मिलने के बाद वो काम कर सकते हैं। अगर 140 अप्रूव नहीं हुआ है तो कोई भी पर्सन H4 पे जो है वो काम नहीं कर सकता। ये इसका डिसएडवांटेज है। एक रिसेंट न्यूज़ सुना होगा कि ट्रंप ने बढ़ा दिया है H1 की सैलरी की लिमिट बढ़ा दिया है। सो मोस्ट ऑफ द कंपनियां क्या करती थी कि कम सैलरी पे फॉरेनर वर्कर को हायर कर लेती थी, अमेरिकन्स को नहीं। तो इसलिए ये लोग लिमिट बढ़ा दिए हैं कि बाहर से जिसको भी हायर किया जाएगा उसकी सैलरी लिमिट अब ज़्यादा हो गई है। तो कंपनी मजबूर हो कि बाहर वालों को हायर करने की बजाय वो अंदर वालों को हायर करेंगी, क्योंकि जब उतना ही पैसा देना है तो अंदर वालों को हायर करो, जल्दी मिल जाएंगे और इजीली रहेंगे यहाँ पे, और उनको वीज़ा वज़ा भी नहीं फाइल करना पड़ेगा। एक कॉमन कन्फ्यूजन और क्वेश्चन ये रहता है कि कितने दिन तक हम लोग H1 वीज़ा पे रह सकते हैं। तो जनरल लिमिट जो है वो 6 साल है। 6 साल से ज़्यादा आप H1 वीज़ा पे नहीं रह सकते हैं। बट अगर किसी का ग्रीन कार्ड का 140 एप्लीकेशन जो फर्स्ट स्टेप बोलते हैं अप्रूव हो गया है तो वो लंबे टाइम तक अपने H1 वीज़ा को एक्सटेंड कराते रह सकता है। बट जिसका 140 नहीं अप्रूव हुआ है और 6 साल पूरा हो गया है उसका क्या है? और क्या होगा अगर आपने 6 साल पूरा हो गया है और 140 अप्रूव नहीं हुआ है? तो उस केस में आपका 6 साल पूरा होने के बाद आपको छोड़ के इंडिया जाना पड़ेगा जिस कंट्री के हैं। J1 वीज़ा पे क्या होता है, अगर हम लोगों को J1 डॉक्यूमेंट मिल गया है तो वीज़ा स्टैंप जो लगता है वो अपनी कंट्री से ही लगवाना पड़ता है। बट H1 वीज़ा में अगर हम यहाँ रहते रहते हमारा H1 अप्रूव हो गया है तो वीज़ा स्टैंपिंग कराने के लिए मुझे इंडिया नहीं जाना पड़ेगा। इवन मैं कनाडा में जा सकता हूँ और वहाँ से वीज़ा स्टैंपिंग करा के आ सकता हूँ, या मैक्सिको जा सकता हूँ वहाँ से करा के आ सकता हूँ। बट J1 वीज़ा में ऐसा नहीं होता है। J1 वीज़ा में आपको अपनी होम कंट्री से ही वीज़ा स्टैंपिंग करा के आना होता है। H1 का बेनिफिट क्या होता है? H1 का सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है कि ये ड्यूअल इंटेंट वीज़ा होता है। मीन्स आप कंट्री में इंटर करते ही इमीडिएटली आप चाहें तो ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं या किसी और वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस J1 वीज़ा डुअल इंटेंट नहीं होता है, उसका सिंगल इंटेंट होता है। इंटेंट का मतलब आपका एक सिंगल पर्पस था, उसी के लिए आए हैं, काम कीजिए और जाइए। बट H1 वीज़ा डुअल इंटेंट होता है, तो इसलिए इसका फ़ायदा है कि आप आके इमीडिएटली ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। J1 से भी ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं लोग, बट अगेन वो डुअल इंटेंट नहीं होता, तो उसके लिए पहले तो आपको 6 मंथ वेट करना पड़ता है और फिर इसके बाद बहुत सारे और एडिशनल परमिशन लेनी पड़ती है इंडिया गवर्नमेंट से, यूएस गवर्नमेंट से, तब ग्रीन कार्ड फाइल करते हो। तो H1 वीज़ा का फ़ायदा है कि डुअल इंटेंट है, बट ये डिसएडवांटेज है कि उसके डिपेंडेंट काम नहीं कर सकते हैं। बट J1 के डिपेंडेंट जो J2 होते हैं वो काम कर सकते हैं। चीज़ रहती है इंडस्ट्री H1 में कि अगर हमने डाला एप्लीकेशन और हमारी लॉटरी में नहीं आया तो क्या होगा। तो लोग चांसेस बढ़ाने के लिए कई बार क्या करते हैं कि मल्टीपल H1 वीज़ा भी आप डाल सकते। तो आप 3-4 एप्लीकेशन डाल दीजिए कि अप्रूव हो गया, चांस है मे बी 2 भी अप्रूव हो सकता है, बट आप एक ही यूज कर सकते हैं। जो
डिपेंडेंट पर्सन है, जैसे मैं कंचन थी तो H4 पे थी, तो क्या H1 हो सकता है उसका? यस, H4 से H1 हो सकता है। या J2 भी है कोई, वो भी अपना सेपरेट H1 ले सकता है। सो एम्प्लॉयर फाइंड आउट कीजिए अपने हिसाब से, या कोई पर्सन जो आपको हायर कर रहा है, एंड देन अपने लिए H1 फाइल कीजिए। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा। जैसे कंचन पहले अपने J1 पे आई, हमारे ऊपर J2 पे आई, एंड देन H4 पे गई, एंड देन H1 पे गई, तो मल्टीपल स्टेप्स हो गया। तो कंचन को अपने J1 का भी नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना पड़ा, और J2 पे थी, हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी, तो हमारे J1 का भी उसको डॉक्यूमेंट्स यूज करना पड़ा। देन उसने H4 फाइल किया, एंड एंड देन उसी टाइम पे जॉन हॉपकिंस में उसकी जॉब लग गई, तो उसके बॉस ने उसके लिए सेपरेट H1 फाइल किया। तो सारे डॉक्यूमेंट उसके H4 और H1 एप्लीकेशन में लगे थे। और जो लोग एक बार यूएस के अंदर आ जाते हैं, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ लेते हैं। और बेस्ट ऑप्शन होता है आप किसी अपने जानने वाले के थ्रू बात कीजिए, या जो H1 पे है या ग्रीन कार्ड पे है या इस प्रोसेस से होके गुजरा है, वो सबसे बेस्ट समझाता है। H1 वीज़ा का एक और डिसएडवांटेज है कि आपकी ये जॉब चल रही है और सडनली आपके एम्प्लॉयर ने आपको टर्मिनेट कर दिया, तो आप नेक्स्ट डे दूसरी जॉब शुरू कीजिए। अदरवाइज अगर एक दिन का गैप भी हो गया तो आप नहीं शुरू कर सकते हैं। यू हैव टू लीव द कंट्री छोड़ने के लिए आपके पास 30 डेज का टाइम रहता है, बट जॉब नहीं ले सकते। अनदर क्वेश्चन कि क्या आप H1 वीजा एक जिस यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी ट्रांसफ़र करा सकते हैं? यस, ट्रांसफ़र करा सकते हैं, इसका प्रोसेस होता है। बट अगर टर्मिनेट हो गया और दूसरे जगह ट्रांसफ़र कराने में गैप हो गया, तब नहीं हो पाएगा। सो अगर आपकी जॉब आज ख़त्म हो रही है तो कल से नेक्स्ट जॉब शुरू होनी चाहिए, तो ठीक है। अदरवाइज गैप हो गया, देन यू कांट डू एनीथिंग, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, एंड देन आपको न्यू H1 फाइल करना पड़ेगा। समर, सो अभी हमारी टीम आ गई है। अरे समर को भी उठा लेता हूँ भाई, समर को भी उठा। सो अभी हमारी टीम आ गई है और हमें आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आई होप मैंने H1 के बारे में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अगर आपके पास एडिशनल क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं एक क्वेश्चनर की वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा, तो उसमें ज़रूर आपका जवाब दूंगा। एंड अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट मैं बता दूं, ये मेरा फैमिली ब्लॉग चैनल है। सो मोस्टली फैमिली ब्लॉग मैं बनाता हूँ, या यूएस में जहाँ भी ट्रैवल करते हैं, या रूटीन लाइफ और डेली लाइफ, व्हाटएवर। So welcome to my family vlog and thank you very much for watching. That is the remote control to control this video. So from here I can on off. अभी नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑफ कर दिया उसको। So सबको बाय बोल दें। Bye bye. See you later. फिर से करना है भाई। बाय बाय करो, बाय बाय। फिर से